आड़ा गरीबा सुनाई को होंदी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। गरीब आदमी कोई कौन सुनता। अमीर जींद की और सीट पर हम मौजूद हैं और जींद में जो चुनावी माहौल है बिल्कुल अब की बार पहले से गर्मा गया है, क्योंकि किसी ऐसी कैंडिडेट ने जो अपनी ताल ठोक दी है, जो मैदान में उतर चुके हैं और शहर में जाकर गांव में जाकर अपना प्रचार प्रसार करे, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जींद के अंदर है, जो जींद की सियासत है जो गर्मा गई और समीकरण भी बदल गया पहले से। तो कौन वो चेहरा है, उनसे बात करांगे, क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, किसी पार्टी से हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो हम बातचीत करेंगे। ये विधायक और जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी हमारे साथ है। एडवोकेट साहब नमस्कार। जी नमस्कार। एडवोकेट साहब, जो जींद का चुनाव है एक पूरे प्रदेश की नजर यहाँ पर टिकी रहती है, क्योंकि वोट सीट है। कोई भी पार्टी हो, बड़े दल जो भी, वो भी अपनी शुरुआत है जो जींद की रैली से करते हैं। तो आपने किस उद्देश्य से, क्या सोच करना आपने जींद से जो तैयारियां करी है, क्या आपका एजेंडा रहेगा? जींद जो है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकाला। जींद जो है वो राजनीति का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। यहाँ से बड़े बड़े नेता होकर के निकले हैं, बड़े बड़े मंत्रालय यहाँ से मिले हैं, लेकिन जो जींद है वो आज भी पिछड़ा हुआ है। एक छोटा सा प्यारा सा शहर होता था जींद हमारा, इसके ऊपर एक से एक बड़े से बड़े नेता ने राज कर लिया, यहाँ हर प्रकार की पार्टियों ने राज कर लिया। बीजेपी ने भी कर लिया, कांग्रेस ने भी कर लिया, इनेलो ने भी कर लिया और भी अन्य पार्टियों ने यहाँ पे राज कर लिया। लेकिन जींद की जो दशा है वो आज तक ऐसी कैसी है। मतलब आपका कहना ये है, मतलब चौधर में तो जींद रहा है, लेकिन जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। सुख की चौधर में रहा है, नाम यहाँ से है। हर जो नेता है जो जींद की धरती से निकला हुआ है, बड़े से बड़े नेता ने यहाँ पे रैली की है, यहाँ से रैली करके ही उसने अपनी राजनीतिक शुरुआत की है। लेकिन यहाँ राजनीतिक शुरुआत करने के बाद में, राजनीतिक रथ पर बैठने के बाद में कभी दोबारा से वो मुड़ के जींद के अंदर नहीं आया, जिसकी वजह से जींद जो है आज पिछड़ा हुआ है। ना तो जींद के अंदर अच्छे जो स्कूलों की व्यवस्था है, ना शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हॉस्पिटल के अंदर आप जाकर देखोगे तो एक सिर्फ है ना भूत बंगला बना करके उसको छोड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक जो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे जो उसको है ना, क्या नाम है, रोहतक भेजने के लिए, कहीं और भेजने के लिए रेफर किया जाता है। यहाँ सिर्फ रेफर हाउस बनाया हुआ है, इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ढकोसला बना के रख दिया है। लाखों करोड़ों रुपए का इसके अंदर मतलब जो है इन्वेस्ट करके इसको ठप करके छोड़ दिया, कोई संभाल नहीं है। एक जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल होते थे, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन आम जनता है जो है वो आंखें मूंद के बैठी हुई है, क्योंकि वो अपाहिज बना के रख दिया है, उसको किसी की कोई पार नहीं बसांदी। लेकिन हमें आज जो है, जो जनता है उसकी पीड़ा को देखते हुए, हम भी एक ऐसी समाज से हूँ मैं, और एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बखूबी पता है, हम किस दौर से निकल के आए हैं। हमारा जो पिछला अगर बैकग्राउंड हम याद करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि भाई हमें अगर जो हमने महसूस किया है, जो सहा है, वो आने वाली पीढ़ी और ना सहे, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। जिस वजह से मैं मतलब अपने जितने भी साथी हैं उन सभी की सलाह मशवरे से आज हमने जो राजनीति के अंदर जींद के विधानसभा चुनाव के अंदर एंट्री की है, और आने वाले समय के अंदर बिल्कुल ताल ठोकेंगे और पूरी जोश जोश के आएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है चारों तरफ सड़कों के जाल बिछा दी है, मेडिकल कॉलेज जींद के अंदर बनने लग रहा है कि हम तो विकास करवा रहे हैं, बिल्कुल पहले से जींद के हमने बिल्कुल आला सुधार दिए हैं। पहली बात तो जो रोड बने हैं, वो रोड जो बने हैं वो किसी सरकार ने नहीं बनाए हैं, वो कंपनियों ने बनाए हैं। सरकार ने कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कंपनियां हमारे से टैक्स के रूप में वो अपना जो पैसा वसूल कर रहे हैं, तो उसमें सरकार का क्या लेना देना है, सरकार का क्या लग रहा है? टोल टैक्स लगाया जाए। अगर सरकार ने दिया है, सरकार का अगर होता तो ये टोल टैक्स किस लिए? फिर ये कंपनियों ने जो टोल टैक्स है, गुंडागर्दी का अड्डा बना के ने इनको छोड़ दिया है। आए दिन यहाँ पे वारदात हो रही है, कभी मर रहे हैं आदमी, कभी सर फूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो ये बड़े लंबी चर्चा का विषय है। बहुत इन्होंने जो इनकी थ्योरी है बहुत उलट पुलट है। हर चीज़ को प्राइवेट करते जा रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं थी वो सभी बंद करते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं देखो जागृत होना पड़ेगा, आम आदमी को कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो घराने हैं वही सिर्फ और सिर्फ देश के ऊपर राज करते जा रहे हैं आगे से आगे। आज हमें ज़रूरत है एक आम आदमी को कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर आगे आने की। तो उसी कड़ी में हम जो है इस
विधानसभा के अंदर एंट्री करेंगे। आप एडवोकेट रहे, लोगों का आपसे मिलना भी रहा है, तो ज्यादातर केस किस प्रकार के आ करते, मतलब नशा के आ करते या कोई और क्राइम के, किस प्रकार के केस आ करते, और उन केसों की वजह क्या थी, मतलब पीछे कारण क्या था? अगर मैं धरातल की बात करूं तो जितने भी क्राइम होते हैं उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं नशा है। नशे के कारण ही आज हत्याएं हो रही हैं, नशे के कारण ही झगड़े होते हैं, नशे के कारण ही, नशे की लत लगने के बाद में ही आदमी चोरी करता है, लूट खसोट करता है। नशे की लत में ही आदमी जो है, जो महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करना, जो है दुष्कर्म वगैरह करना, ये सारे के सारे जो नशे की हालत में काम होते हैं। बगैर नशे के आदमी अपराध की तरफ रेयर ही जाएगा, बहुत कम जाएगा। अगर आपको मौका मिला तो किस तरह से आप इस चीज से छुटकारा पास करो कि नशा था बच्चा और जो क्राइम है, क्राइम को रोका जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको नशे की दलदल से बचाना पड़ेगा, उसको नशे की दलदल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। नशे की जो खेप है उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आज सिर्फ एक शराब का ही नशा नहीं है, और नशे भी बहुत आ गए हैं। स्मैक का है, चिट्टे का है, सुल्फे का है, और इंजेक्शन वगैरह आ गए हैं, फ्लूड वगैरह का है। जो सूखे नशे हैं उनकी हालत में आदमी आए दिन, मतलब वो ऐसा गंभीर नशा है कि भाई वो एक एक दिन जो इंसान का जो नशा करना शुरू करता है उसका घटना शुरू हो जाता है। शराब में तो फिर भी कुछ ना कुछ आदमी चल लेता है, लेकिन जो ये नशे हैं ये तो बिल्कुल जल्द ही अपना असर। लेकिन नशा की बात करें, जो गरीब बस्तियां, गरीब कॉलोनियां, वहां पर ज्यादा मिलता है, बेरोजगारी, ये क्या कारण है? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे जा चुकी है, ना तो लोगों के रिश्ते होते, ना उनको काम धंधा मिलता। वो स्ट्रेस में आकर के खाली दिमाग शैतान का घर, उल्टे काम हम बड़े हैं, उल्टे काम सूझे हैं। जो बच्चे हैं उनको खास करके, जो कहीं ना कहीं कुछ व्यापारी हैं, जो नशे के तस्कर हैं, वो भी गरीब लोगों को शिकार बनाते हैं अपना। और जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो भी उन लोगों को आंखें मूंद करके उनको जो है ना नशे का शिकार होते हुए देखती है, क्योंकि वो लोग इतना पाहिज हो जाते हैं, उनको नशे का लालच दे करके कोई वोट ले लो। गरीब बस्तियों की बात करो आप, गरीब बस्तियों के अंदर सीवरेज की व्यवस्था नहीं मिलेगी, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं मिलेगी, गलियों की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं मिलेगी। वहाँ जो है मकानों के, जो गरीब परिवार रह रहे हैं, जो झोपड़पट्टियों के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर मतलब जो रहने सहने की कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं होती है। वहाँ मतलब जो मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं, एक स्कूल है, जो स्वास्थ्य के लिए जो वहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गरीब है वो तो हर चीज़ के लिए तरस ही रहा है। आपका क्या एजेंडा रहेगा जी, मुख्य एजेंडा आपका? मैं अगर जो पब्लिक है उस जनता आपको मौका देवा है, अगर जनता मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मेरा सबसे बड़ा जो काम रहेगा, सबसे पहले तो नशे के ऊपर अंकुश लगाना है। गरीब जो बस्तियां हैं उनके अंदर जा कर के उन लोगों की सूद लेनी पड़ेगी। वहाँ की जो स्ट्रीट लाइटों की, गलियों की, सीवरेज की, पानी की व्यवस्था को देखना पड़ेगा। बच्चों के जो एजुकेशन के लिए जो स्कूल वगैरह है, लाइब्रेरी वगैरह का प्रबंध वहाँ पे करवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इलाज करवाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज वहाँ कॉलोनी के अंदर ही होना जरूरी है। आज भी जी ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कीम तो आती है लेकिन उनको पता ही चलता कब स्कीम आई, उनको लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी तो इस तरह से मतलब कोई भी स्कीम है कि उन लोगों तक पहुंचाई जाओ जिसका कोई भी स्कीम होती है जिनके लिए लागू होती है, सरकार के जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वे जो इसके लाभार्थी हैं, जिनके लिए वो स्कीम बनी है, उनके घर जा कर के उनको वो लाभ दे के आएँ, ना कि उन लोगों को धक्के खिलाएं। आज आप देखोगे कंधे से थैला नहीं छूट रहा लोगों के, हाथ में थैला हो रहा है। पिछले 10 साल से देखो आप, ये स्कीम वो स्कीम, धक्के खाते फिरते रहते हैं, इधर गए उस दफ्तर में चले जाओ, उस दफ्तर में चले जाओ। अरे जिसके लिए जो स्कीम है वहाँ पे धरातल पे जा करके, घर पे जा करके ही तो देखेंगे हम, भाई आप गरीब हो कि अमीर हो। कागज में देख लिया गरीब है या अमीर है, कागज में जो कर दिया वो कर दिया। ऐसे ऐसे कोठियों वाले बंदे बैठे हैं जिनके आप इनकम देखोगे बिल्कुल जीरो दिखा रखी है, जो बेचारे के घर में बैठने की जगह नहीं है, सोने की तो छोड़ो आप, ठीक है, उन लोगों के आप लाखों रुपए की इनकम दिखा रहे हैं, उनके बीपीएल को नहीं मिले, बीपीएल नहीं मिलते हैं। तो ये सारा का सारा जो गलत जो नीति हो रही है वो क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि धरातल के ऊपर काम नहीं होता। आपने जी चुनाव लड़ने की जींद विधानसभा सोची है, किसी पार्टी से लड़ेंगे आप या आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल ये अभी हमने कोई फाइनल नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया है कि वे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये फाइनल है कि वे इलेक्शन लड़ेंगे, शिद्दत के साथ में लड़ेंगे। और जनता जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद दे रही है, बिल्कुल
धड़ल्ले से कोई इसके अंदर बाधा नहीं है। हम 1% भी कोई यस और नो नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ेंगे। आपने इलेक्शन लड़ने की सोच ली है और आप शहर में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा आती है? क्योंकि महिलाओं की भी कुछ अलग समस्या हो, क्योंकि आप जाओ जब गांव में, कॉलोनी में, तो सभी लोगों से आप मिलो, तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा हो, किस पर आपका फोकस रहे कि हाँ देखिए, ये समाधान सबसे पहले आज कॉलोनियों के अंदर जाते हैं ना, जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जो शहर की आउटर कॉलोनियाँ हैं या सेंटर में पॉइंट है शहर का, उसके अंदर हम जाते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है, महिलाओं की हो या एक आम जो कॉलोनी वासी हैं, उन सब की सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है, वहाँ का जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। कुछ तो नशे के कारण आदमी निठल्ला हो गया, कुछ बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी काम ही नहीं है, खाली दिमाग शैतान का, खाली पड़े पड़े क्या करेंगे, घर में जूता पुजारी होना। फिर महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए, बेचारों के लिए क्या, सारा दिन तो उनको घर का काम करना, फिर आदमी नशे की हालत में उसके साथ में दुर्व्यवहार करेगा तो वो भी सहन करना, उसने घर भी बसाना, बच्चे भी पालने, तो क्या क्या सहेंगी बेचारी महिलाएं। उनको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, महिलाओं के नाम पे सुख सुविधाएं का करोड़ों और अरबों रुपए की ग्रांट आती हैं, लेकिन वो उन तक पहुँचते पहुँचते वो खत्म, किसी को नहीं मिलती। आज अनेकों आदमी आप देखोगे कन्यादान के लिए सालों साल धक्के खाते हैं, कोई कन्यादान नहीं मिलता। लेकिन सरकार तो वैसे सीधा खाता में जाओ, सीधे खाते में आते आते वो सालों निकल जाते हैं, वो एक खाते से दूसरे खाते में जाते जाते सालों निकल जाते हैं। जिस लड़के की लड़की की शादी हो गई, उसने अपने जिसमें भी डॉक्यूमेंट दे दिए तो उसका तुरंत प्रभाव से उसको राशि मिलनी चाहिए, ना कि उसको अभी आई नहीं है ग्रांट, बहाने मिलते हैं कर्मचारियों की तरफ से, बजट नहीं है, ग्रांट डाल लेंगे, आएगी तो डाल देंगे, सालों साल निकल आपके जाते पास हैं। ऐसे केस हाँ जी जिसके आए दिन अनेकों ऐसे केस हैं जिनके पीछे हम धक्के खाते फिरते हैं दफ्तरों में, कभी समाज कल्याण विभाग में, कभी किसी चीज़ में। उनके डॉक्यूमेंट ही मतलब इतनी फॉर्मेलिटी कर दी जाती है, वही नहीं पूरे होते। आदमी जो डॉक्यूमेंट है फाइल पाड़ के फेंक देता है कि भाई यार मेरे बस की नहीं है। तो ऐसी लेंथी प्रोसेस इन्होंने बनाई हुई है कि भाई गरीब आदमी उनके जो जाल है उस जाल के अंदर उलझ के रह जाता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता। जो लोग देख रहे हैं जी आपको, उनको आप क्या संदेश, क्या अपील देना चाहोगे? मैं संदेश मेरे जो दर्शक हैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई आज जो है हमें सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति के अंदर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। जो नेता पुराने जितने भी बड़े पड़े हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं आना दिखाने का काम करना पड़ेगा कि भाई उन लोगों ने हमारी वोट लेकर के हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, जो हमारी वोटों का दुरुपयोग किया है, आने वाले समय विधानसभा के अंदर उन लोगों को आईना दिखाने का काम करे। लेकिन आपको पता भी है जो जींद की राजनीति है वो कुछ हटके है, बड़े बड़े चेहरे हैं, किस तरह से आप उनके सामने टिक पाओगे, किस तरह से उनको आप चैलेंज करोगे? मैं तो ये कहता हूँ, देखो राजनीति जो है वो वोट से चलती है। वोट चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे इस देश का 3rd क्लास 4th क्लास कर्मचारी है, चाहे वो बेरोजगार व्यक्ति है, हर किसी की वोट की कीमत एक है। बिल्कुल सबकी बराबर वैल्यू है, किसी की कम या ज़्यादा नहीं है कि भाई वो देश के प्रधानमंत्री की वोट है तो उसकी अलग वैल्यू है और एक सिपाही कर्मचारी की वैल्यू है, वो वोट है तो उसकी अलग वैल्यू है। सबकी बराबर वैल्यू है। आज जो है इतनी जनता प्रताड़ित हो चुकी है, वो इतनी त्रस्त हो चुकी है इन सत्तासीन पार्टियों से कि वे आने वाले समय के अंदर उनको आईना दिखाने का काम करेगी। और एकजुट होकर के सभी साथी जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो आम जनता है, आम परिवार हैं, वो सभी एकजुट होकर के अब की बार इन बड़ी बड़ी पार्टियों को आईना दिखाने का काम करेंगे, इनको धूल चटाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। तो सुनील राज एडवोकेट जी से बात करी है और जो जींद का चुनाव है अब की बार कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि जो चेहरे रहे हैं जिसके लगातार सत्ता में रहे हैं, लेकिन अब की बार एक मजदूर का बेटा ने ताल ठोक दिया है, एडवोकेट है पैसे से, और लगातार समाज के अंदर भी जा रहे हैं। जो समस्याएं बन रही है कि क्या समस्याएं, किस तरह समाधान हो उसका है, उन सभी चीज़ों को लेकर ने एक अपना एजेंडा तैयार कर रखा है कि हम इस तरह के काम भी करावांगे। तो आपने अपने विचार कमेंट में देने और इस वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।